नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इस टॉपिक के प्रश्नावली की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप मैथ्स को जान नहीं पाएंगे, मैथ्स से डरेंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो बात करते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को क्या क्या पता होना ज़रूरी है। तो इस क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट ही अपन सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। बात करते हैं संख्याएं। जो नंबर्स हैं उसको अपन मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जो अपना चैप्टर है। अवास्तविक संख्या या फिर कह सकते हो उसका दूसरा नाम है काल्पनिक संख्याएं, इमेजरी नंबर्स। तीसरा है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स क्या है। वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि अर्थात सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए कि जितनी भी संख्याएं हैं जिसे आप संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि संख्या रेखा नंबर लाइन क्या है। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए कि संख्या रेखा नंबर लाइन क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ। इसके सेंटर में मैंने 0 लिखा है, इधर 1 हो जाएगा, 2 है, 3 है, और इस प्रकार से वो चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक प्लस के। अगर बात करता हूँ इधर माइनस का 1 होगा, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर माइनस का 4 है, और इधर ये बढ़ता जाएगा माइनस के इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर आप समझना कि 0 और 1 के मध्य में कि कहीं पे 0.5 भी आएगा, 0.7 भी आएगा। पॉइंट वाली वैल्यू भी यहाँ पर अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में होगा कि अपरिमेय संख्या, जिसको अपन सिद्ध करेंगे आगे कि √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है जिसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 5, अगर वास्तविक संख्या का मैं एग्जाम्पल दूँ तो 5 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3/7 हो जाएगा। तो ये जो सभी प्रकार की संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। और इन वास्तविक संख्याओं को मैं संख्या रेखा, जिसे अपन इसे कहते हैं नंबर लाइन, इसे क्या कहते हैं, नंबर लाइन, संख्या रेखा कहते हैं। और संख्या रेखा पर मैं इसे प्रदर्शित कर सकता हूँ, संख्या रेखा। बात क्लियर है। अब संख्या रेखा का एक खास महत्व है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको समझना। क्वेश्चन मेरा है कि -2 व -3 में बड़ा व छोटा कौन है, या फिर छोटा बताइए, बड़ा व छोटा बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। अब ज्ञान कैसे, अब समझना कि ये नंबर लाइन जो है उसकी बात करूँ मैं, 2 एरो बनाऊंगा, एक एरो इधर है और एक एरो इधर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो राइट है, इधर वाला क्या कहलाएगा, राइट, ये क्या कहलाएगा, राइट, और ये जो है वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर जाने पर मान में क्या होगी, कमी, और लेफ्ट से राइट की ओर मान में क्या होगी, बढ़ोतरी।
बात क्लियर है? जैसे समझना इस बात को, अगर मैं कहता हूँ कि 0 से 1 क्या है, बड़ा है, 1 से 2 क्या है, बड़ा है, 2 से 3 क्या है, बड़ा है, मतलब मान बड़ा। तो अपन कहाँ गए, लेफ्ट से राइट की ओर गए, लेफ्ट से राइट की ओर गए तो मान में बढ़ोतरी हुई। फिर मैंने कहा कि 2 से 1 क्या है, छोटा है, 1 से 0 क्या है, छोटा है, 0 से -1 क्या है, छोटा है, और -1 से 2 क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर देखा मैंने कि मैं राइट से लेफ्ट की ओर आया तो मान में कमी हुई। बात क्लियर है? अगर मैं कहता हूँ कि -4 और -3 में बड़ा कौन है, मुझे पता है कि -4 से -3 जो हैं वो राइट की ओर है, तो -4 से -3 वाला बड़ा है। उसी प्रकार से -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो -2 जो है वो क्या है, यहाँ पे बड़ा है, और -3 है वो क्या है, छोटा है। क्या बात क्लियर है? तो यही बेसिक है। अब अगर आपको मैं और एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे बताइए कि -1 और 0 में बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा है -1 से, क्योंकि मुझे पता है कि -1 से मैं इधर बढ़ रहा हूँ राइट की ओर, 0 आ रहा है, तो 0 बड़ा है -1 से। अगर मैं -2 और -1 की बात करता हूँ तो -1 बड़ा है -2 से। अगर मैं -4 और 1 की बात करता हूँ, -4 और -1 है ना, -4 और 1 की बात करूँगा तो 1 तो बड़ा ही है। अगर मैं -4 और -1 की बात करता हूँ तो -4 से -1 जो है वो बड़ा होगा, सीधी छठ बात है। तो ये जो यहाँ पे पैटर्न है, इसकी जो कहानी है संख्या रेखा नंबर लाइन की, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने बात करी कि वास्तविक संख्या क्या है, कि वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसे मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए, उससे जो समूह बनेगा, उसका समुच्चय जो बनेगा वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। अपन ने संख्या को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा था। पहले को पढ़ा अपन ने वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर्स क्या है। दूसरे नंबर पे है अवास्तविक संख्या, या फिर कह सकते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या है। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या होने पर उसे काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन अपन ने पढ़ी कि वर्गमूल जो रूट है, रूट के अंदर अगर माइनस वाली संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो उसे अपन काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -2, या फिर है रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -10, रूट के अंदर -16, रूट के अंदर -2/3। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जो इस प्रकार रूट के अंदर माइनस है, तो उसे अपन अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन होगा जो मैं आपसे करने वाला हूँ, और आप उसका क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। अब आंसर आपको बताना है ताकि क्या है, आपको पता लगेगा कि उसका आंसर क्या आना चाहिए था और आपने क्या निकाला है, ताकि आपको ये जो अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, वो समझ में आ सके। जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे बताइए कि √3 इंटू √2 का मान क्या होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि दोनों संख्या का गुणा कर देंगे, एक रूट में आ जाएगा। जैसे एक रूट में ले लिया और 3 × 2 कर दिया, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है कि √3 इंटू रूट में 5 है, उसका क्या होगा आंसर। तो आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं है कि एक रूट में आ जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है इसलिए एक रूट में आ जाएगा, और 3 × 5 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 15 हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैंने कहा इसी प्रकार अगर बात करें अपन कि रूट के अंदर ये -2 है, उसका गुणा हो रहा है रूट के अंदर -3 से, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये मेरा क्वेश्चन हुआ आपसे। अगर ये दोनों इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, जानते हैं, तो फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है।
तो फिर आपने कहा सर इसका तो भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कि रूट के अंदर ले लेंगे अपन इसको, और ये क्या है -2 है, और ये क्या हो जाएगा -3, इन दोनों का गुणा हो जाएगा जैसे यहाँ पर सिंपल हुआ। तो अपन जानते हैं कि माइनस का गुणा अगर माइनस से होता है तो वो प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा रूट के अंदर, माइनस तो हट गया तो प्लस आ जाएगा बाहर, है ना। और अंदर क्या हो जाएगा कि 2 × 3 हो जाएगा सिंपल में गुणा, जैसे ऊपर किया था वैसे। तो फाइनली यहाँ पर ये बनेगा √6 बनेगा। तो मैंने कहा आपको कि थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए कि जब सिंपल में √3 और √2 का गुणा कर रहे थे तो √6 आ रहा था। जब यहाँ पर रूट के अंदर माइनस की संख्या है, मतलब काल्पनिक संख्या है, अगर इसका भी गुणा किया जाए तो √6 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे कोई तो झोल हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है यहाँ पर। तो आपने कहा तो क्या हुई बताइए सर। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं, इसकी कहानी आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे क्या मिस्टेक की आपने। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि ये जो आंसर निकला है वो सही है या गलत है। आप खुद ही बताएंगे कि सर ये गलत है या फिर सही है, और ये जो है वो अभी करने वाले हैं वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि -2 है और उसका गुणा हो रहा है किसका, -3 से, है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक नॉलेज होना ज़रूरी है कि जब भी रूट के अंदर, समझना इस बात को मैं समझा रहा हूँ, जब भी रूट के अंदर अगर कोई माइनस है उसको सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले माइनस हटेगा। माइनस हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, √2 लिख देंगे, पर माइनस हट गया, और माइनस हटाने की जगह अपन ने माइनस को हटाया है तो यहाँ पर आएगा आयोटा। क्या आएगा, आयोटा। अब आयोटा इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर आयोटा। आयोटा हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर खास बात कि माइनस की जगह पर रूट के अंदर जो माइनस आया है उसकी जगह पर क्या आ गया है, आयोटा। और रूट में 2 जो है वो एज इट इज है, पहले जैसे था वैसा ही है, माइनस की जगह आयोटा आया है ना। जब भी रूट के अंदर माइनस होगा उसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा कि माइनस को बाहर ले लेंगे, मतलब माइनस को वहां से हटा देंगे और उसकी जगह कौन आ जाएगा, आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा की एक कहानी है कि आयोटा का अगर मैं एक्सपायर करता हूँ तो उसका मान क्या आता है, -1। अगर मैं आयोटा का एक्सपायर करता हूँ तो उसका मान क्या आएगा, -1। सिर्फ इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। इसकी कहानी क्लियर हो गई। अब देखिए आपने कहा फिर तो सर यहाँ पर झोल होने वाला है ना, इसकी कहानी बदलने वाली है। तो मैंने कहा कैसे बदलेगी, तो आपने कहा सर इसका अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले माइनस को गायब करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा क्या, √2 आयोटा बनेगा, और गुणा होगा किससे, √3 आयोटा से। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही होगा। फिर थोड़ा सा अपन और आगे बढ़े, अपन ने देखा कि यहाँ पर 2 का गुणा मैं 3 से कर सकता हूँ, जैसे अपन ने ऊपर किया वैसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा का गुणा आयोटा से किया। और अपन यहाँ पे जानते हैं जब x का गुणा अपन x से करते हैं तो x ही स्क्वायर होता है ना। जब सेम संख्या है, इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गई है, आधार समान है, घातें जुड़ गई, तो 1 + 1 2 हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पे आयोटा इंटू क्या है, आयोटा है, मतलब आयोटा की घात 1 है, इसकी भी 1 है, तो आयोटा की घात कितनी हो गई है, 2 हो गई है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि रूट में तो क्या हो गया है, 2 × 3 6 हो गया है, लेकिन इधर क्या हो गया है, आयोटा का x² हो गया है। और आपको मैंने बता रखा है कि आयोटा x² का मान कितना होता है, -1 होता है। तो फाइनली यहाँ पर इसका मान -1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, -√6। तो आपको पता लग गया होगा, क्या पता लग गया है कि जो ऊपर वाला है, जो आप अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं, ये जो है वो क्या है, गलत है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। आपने नई बात सीखी है कि ये जो है इस तरीके से आप मान निकालते थे कि 2 का गुणा 3 से किया और माइनस माइनस प्लस हो गया, वो गलत था, ये कॉन्सेप्ट गलत है। और अभी अपने जो सीखा है वो कॉन्सेप्ट एकदम सही है। क्यों, क्योंकि अपन काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है। नंबर 3 पे हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, देखिए कि वह वास्तविक संख्या जो एक
काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी हो सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या होगी उसमें एक काल्पनिक संख्या होगी और एक वास्तविक संख्या होगी और उसे अपन सम्मिश्र संख्या कहेंगे। देखिए सम्मिश्र मतलब यहाँ पे नाम से क्लियर है कि मिक्स हुआ है ना। तो मिक्स कौन कौन हुआ है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मैंने लिखा कि 2 प्लस रूट के अंदर -3 है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये सर सम्मिश्र संख्या है। मैंने कहा कैसे, कि जो 2 हैं वो तो रियल नंबर है, 2 जो है वो क्या है, रियल नंबर है, और जो रूट के अंदर -3 है वो इमेजिनरी नंबर है, और रियल प्लस इमेजिनरी जो नंबर है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नहीं आई बात समझ में? बात क्लियर है? तो अपन जब कभी सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि एक तो रियल नंबर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, काल्पनिक संख्या। तो उन दोनों को अगर एक साथ में एक रूप में लिखा जाएगा, उसको अगर अपन एक साथ में लिखेंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो सीधी सी डेफिनेशन है कि सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कि वह वास्तविक संख्या जो एक काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी हो। कि वास्तविक संख्या के साथ में अगर काल्पनिक संख्या को भी अपन जोड़ दिए, उसको अपन एक साथ में ले लें तो वो क्या बन जाएगी, सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। अब इसको अगर थोड़ा सा अपन और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 का 2 आएगा, फिर प्लस का प्लस रहेगा। अब इस माइनस को अपन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि रूट 3 लगाएंगे, रूट का 3 हो जाएगा, और माइनस को गायब करके अपन क्या लिखते हैं, आयोटा। तो ये जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है जो आपके सामने है। और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 5 प्लस रूट के अंदर -4 हो गया है, या फिर 7 माइनस रूट में -10 हो गया है। तो ये सभी जो है वो क्या है, सम्मिश्र संख्या के उदाहरण हैं, जिसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या इस रूप में हो सकती है। क्या बात क्लियर है? तो ये था सम्मिश्र संख्या। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। अब देखिए कि प्राकृत संख्या वह संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक चलती रहती है। देखिए कैसे, 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, जिसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कैपिटल N इक्वल टू जो नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे। लेकिन अब देखिए कि प्राकृत संख्या जो है आपके माइंड में आना चाहिए। देखिए नेचुरल जो है वो नेचर से अपन इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो प्राकृत संख्या अपन समझ सकते हैं। कैसे, अगर मैं दुनिया वालों को कहूँगा कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आप गिन के आओ, तो वो गिनना जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, है ना। क्योंकि अब देखिए शुरुआत जो है, नेचर जो है इसका क्या है, वो गिनेंगे 1 2 इस प्रकार से। तो देखिए जो प्राकृत संख्या है उसका नाम नेचुरल नंबर इसलिए पड़ा कि नेचर ही इसका 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। जैसे कि कुछ खाने के लिए बैठे हैं टेबल पर, अगर किसी को कहा दिया कि जाओ टेबल पे कितने कस्टमर बैठे हैं गिन के आओ, तो वो क्या करेगा, 1 2 3 इस प्रकार से काउंट करेगा, है ना। तो नेचर ही तो ऐसा बना हुआ है कि वो शुरुआत 1 से कर रहा है, ना तो माइनस से कर रहा है, ना तो 0 से कर रहा है, ना किसी और संख्या से कर रहा है। तो इसीलिए इसे नेचुरल नंबर्स कहा गया। तो आप समझना कि जब भी मैं प्राकृत संख्या कहूँ तो उसको मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करूंगा, प्रदर्शित करूंगा, और उसमें जो संख्या आ गई वो कौन कौन सी है, 1 2 3, और इस प्रकार चलती रहेगी कहाँ तक, अनंत तक। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या क्या क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या है पूर्ण संख्या, वोल नंबर्स। अब पूर्ण संख्या क्या होती है समझना, शून्य तथा प्राकृत संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब देखिए अपन ने जस्ट पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो अपन ने कहा था कि इसका नाम इंग्लिश में है नेचुरल नंबर, जिसका अगर अपन देखें नेचर से इसको कनेक्ट करते हैं तो
कोई भी संख्या अपन गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो जिसकी शुरुआत अपन 1 से करते हैं। तो अपन ने समझा कि प्राकृत संख्या वे संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से होती है। तो 1 से होती है, अगर उसकी शुरुआत में 1 के साथ में 0 और मिला दूँ तो वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो आप समझना कि प्राकृत संख्या में 0 मिलाने से वो क्या हो गई, उसकी जो कमी थी 0 की वो पूरी हो गई, और पूरी होने से क्या बन गई, पूर्ण संख्या, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि शून्य तथा प्राकृत संख्याओं से मिलकर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 0, 1, 2, 3 और चलता रहेगा कहाँ तक, अनंत तक। तो समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे वोल नंबर कहते हैं। क्या कि शून्य से जिसकी शुरुआत होती है और अनंत तक चलता रहे उसे अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। अपने क्या समझा कि इस तरीके से कि प्राकृत संख्या अपन पढ़ रहे थे, उसमें कमी अपने को खा रही थी कि भाई इसमें कोई ना कोई कमी है, तो अपन ने क्या किया, 0 को मिला दिया, और 0 को मिलाने से जो कमी थी वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, पूरी हो गई ना, तो पूर्ण हो गई। तो पूर्ण होने से कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या, है ना। अब बात करते हैं अपन अगली संख्या जिसका नाम है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। बहुत ही अच्छी संख्या है ये, जिसका अपन आगे बहुत ही यूज करने वाले हैं। तो इसको पहले समझना है, एक एक बात को क्लियर करना है ना, कि इसका मतलब क्या होता है, कहना क्या चाहता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका नाम है पूर्णांक। देखिए आपको अब मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैं ये मान रहा हूँ आपको हिंदी आती है। अब हिंदी आती है तो आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं कि पूर्ण प्लस अंक, है ना। तो यहाँ पे पूर्णांक बन गया, तो आपको पता होगा ये दीर्घ संधि हो गई। आप कहोगे सर आप तो हमें हिंदी पढ़ा रहे हो, तो देखिए अच्छी बात है ना कि हिंदी और गणित दोनों मिक्स हो रही है। तो समझिए यहाँ पे कि पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण प्लस अंक, है ना। पूर्ण मतलब क्या होता है, पूर्ण मतलब पूरा पूरा, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा पूरा, है ना। अंक मीन्स क्या होता है, अंक होता है, डिजिट होता है ना। अंक मीन्स क्या समझ रहे हो आप, डिजिट। और डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। डिजिट होते कितने, 10। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 0। ये जो है वो क्या है, डिजिट है ना। 1 से लाकर 9 व 0 ये जो है वो अंक हैं, डिजिट हैं, और जो संख्या है वो इन अंकों से मिलकर बनती है। बात क्लियर है। तो अपन ने देखा कि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक डिजिट, है ना। बात क्लियर है। देखो पूर्ण प्लस अंक है, डिजिट तो क्या है, ये इसको बता रहा हूँ मैं। अंक का जो इंग्लिश वर्ड है वो डिजिट है, लेकिन पूर्णांक का जो यहाँ पे अलग किया अपन ने, तो क्या बना है, पूर्ण प्लस अंक। मतलब पूर्ण प्लस अंक से मिलकर क्या बना है, पूर्णांक बना है ना। जिसका अर्थ क्या है कि पूर्णांक के अंदर पूरा पूरा अंक होगा। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होगा, जो भी अंक होगा वो पूरा पूरा होगा। पूर्णांक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी अंक होगा वो पूरा पूरा होगा। मतलब 2.5 नहीं होगा, मतलब 3/2 नहीं होगा, 5/7 नहीं होगा, रूट में 3 नहीं होगा। बात क्लियर है। जो अंक पूरा पूरा होगा वही पूर्णांक कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए पढ़ते हैं डेफिनेशन। अपन ने ये तो समझ लिया यहाँ पे कि पूर्णांक क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है ना। उसके मोटा मोटा रूप देख लिया अपन ने। अब पढ़ते हैं छोटा रूप, मतलब उसकी परिभाषा। देखिए पूर्णांक संख्याएं, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक साइन के साथ दर्शाया जाता है तो इससे बना समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अपन ने अभी संख्या पढ़ी थी, उस संख्या में जैसे कि पूर्ण संख्या ले लो आप। जब पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो पूर्ण संख्या ले लो। तो पूर्ण संख्या में जो ऊपर दिख रही है आपको, है ना, तो वो क्या थी, 0 से स्टार्ट हुई थी और 0 से लाकर अनंत तक क्या था, वो पूर्ण संख्या थी। वो तो धनात्मक थी। अगर उसमें मैं ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दूं तो वो बन जाएगी पूर्णांक संख्या, है ना। अब ये तो हो गई है एक परिभाषा। अगर आपको ये पसंद नहीं आई है दूसरी भी देख लेते हैं कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य से मिलकर बनी
हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। समझ गए? जो ऊपर बात थी वही ये बात है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य, अगर इन तीनों को मिला दे अपन तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? अपने पूर्णांक संख्या बन जाएगी। और पूर्णांक संख्या को अपन आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि आई या जेड बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा और 0 लिखूंगा, इधर आगे बढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इस प्रकार से चलता रहेगा प्लस के इनफाइनाइट तक। अब इधर मैं बढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4 और कहाँ तक जाएगा? माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या बात क्लियर आ गई? बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये इसकी कहानी है कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो अपन ने लिख दिया कि 0 से अगर राइट की ओर जाता हूँ तो प्लस की ओर बढ़ेगा, और 0 से लेफ्ट की ओर जाऊंगा तो माइनस तक बढ़ेगा, और माइनस में कहाँ तक बढ़ेगा? माइनस के इनफिनिट तक बढ़ेगा, और प्लस में कहाँ तक बढ़ेगा? प्लस के इनफिनिट तक बढ़ेगा। अब इसको समझना, अब इसको समझना मैं आपको एक नए तरीके से समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे जो लिखी हुई है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में आप देखेंगे कि 0 से राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे, आप 0 से राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है? धनात्मक संख्या सभी, और जिसे कहेंगे अपन क्या? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। क्या बात क्लियर है? अब देखिए 0 से अपन लेफ्ट हैंड की ओर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में क्या है? सभी नेगेटिव संख्या है, -1 -2 -3, इस प्रकार से माइनस के इनफिनिट तक है, और वो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी, है ना। तो ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर। जब आपको अगर मैं कहता हूं कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो आपके दिमाग में आएगा कि -1 से माइनस के इनफिनिट तक सर बात कर रहे हैं। अगर मैंने कभी कह दिया कि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 से लगाकर मैं अनंत तक 1 2 3 इस प्रकार प्लस के इनफिनिट तक की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ शून्य पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, 0 इंटीजर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? मैं 0 की बात कर रहा हूँ। क्या बात क्लियर है? तो आपने यहाँ पे सीखा है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। बात समझ में आ गई? तो देखिए इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। और भी कोई डाउट है या फिर कोई बात है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, उसकी अपन बात करेंगे। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने मोटे तौर पर धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 भागों में बांटा है, भाज्य संख्याएं कॉम्पोजिट नंबर्स, फिर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्या के बदले में कहीं पर आपको यौगिक संख्या या फिर संयुक्त संख्या लिखा हुआ नजर आएगा तो आप क्या कहेंगे कि वो भाज्य संख्या है। अब देखिए कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए भाज्य संख्या न देकर यौगिक संख्या लिख देते हैं, संयुक्त संख्या लिख देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, तीनों एक ही बात है। भाज्य संख्या कहूँ, यौगिक संख्या कहूँ, संयुक्त संख्या कहूँ, तीनों एक ही है। तो क्या होती है कि वह संख्याएं जो कम से कम 3 या उससे भी अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए डेफिनेशन आपने पढ़ ली, अब बात करते हैं कि आपने समझा क्या। डेफिनेशन क्या है कि कोई संख्या भाज्य संख्या तब कहलाएगी जिसमें कम से कम 3 संख्या का भाग जाए। 3 से कम संख्या का भाग गया मतलब वो भाज्य संख्या नहीं है। 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक संख्याओं का उसमें भाग जाता है तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मैंने 1 लिया, अब 1 में मैंने देखा कि 1 का ही भाग जा रहा है तो ये फेल हो गया, भाज्य संख्या नहीं है। फिर 2 लिया मैंने, अब 2 की बात करता हूँ तो मैंने देखा कि 2 में 1 का भाग जाता है और 2 में 2 का भाग जाता है, तो यहाँ पर कम से कम तो 3 का भाग जाना चाहिए, मतलब 3 संख्या का भाग जाना चाहिए, तो ये भी फेल हो गया। फिर मैंने कहा 3 की बात करता हूँ, अब 3 की बात की मैंने तो 3 में क्या होता है? 1 का भाग जा रहा है और किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है, तो यहाँ पर भी 2 का ही हुआ। कम से कम 3 संख्या का भाग जाना चाहिए, यहाँ पे तो 2 संख्या का ही भाग जा रहा है, तो ये भी फेल हो गया। मतलब 1, 2 और 3 भाज्य संख्या नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 4 की बात करते हैं। 4 में मैंने देखा कि इसमें
1 का भी भाग जा रहा है ना। फिर मैंने देखा 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, फिर मैंने देखा 4 के अंदर 4 का भाग जा रहा है। तो कम से कम 3 संख्या का भाग जाना चाहिए, इसमें जा रहा है। कम से कम 3 संख्या का भाग जाना चाहिए, तो इसमें जा रहा है ना। 1 का भी भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, इसमें 4 का भाग भी जा रहा है। तो कम से कम 3 संख्या मिल गई। तो कम से कम 3 संख्या का भाग जाना चाहिए, तो 3 संख्या का भाग इसमें गया। मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। तो मैं कहता हूं आपको कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, 4 है। क्यों, 1 क्यों फेल हुई, 2 क्यों फेल हुई, 3 क्यों फेल हुई, मैंने आपको बता दिया। 1 इसीलिए फेल हुई क्योंकि उसमें 1 का ही भाग जा रहा है। 2 फेल क्यों हुई, क्योंकि उसमें 1 और 2 का ही भाग जा रहा है। तो कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए, कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए। कितनी, 3 संख्या। तो यहाँ पर भी 2 संख्या का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर देखा मैंने कि कम से कम 3 संख्या मिली मुझे, और वो किसके लिए मिली, 4 के लिए। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो शुरुआत जो होती है भाज्य संख्या की, वो कहाँ से होती है, 4 से होती है। क्यों होती है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। कि 1 जो है उसका जो भाजक है वो क्या है, सिर्फ 1 ही है, इसलिए ये फेल हो गया। अब 2 की बात करता हूँ कि 2 का जो भाजक है वो क्या है, 1 है, और क्या है, 2 है ना, ये भी फेल हुआ। अब फिर बात करता हूँ 3 का जो भाजक है वो क्या है, एक तो 1 है, और एक क्या है, 3 है। इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। फिर आता है 3 के बाद में 4। इसमें देखा मैंने कि इसमें भाग 1 का जा रहा है, इसमें भाग 2 का भी जा रहा है, और इसमें भाग 4 का भी जा रहा है। तो कम से कम 3 संख्या होने के कारण ये बन गई है प्रथम भाज्य संख्या, है ना। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि पहली जो भाज्य संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि आगे बढ़ेंगे अपन, कि पता कैसे करेंगे कि कौन कौन सी और है। तो मैंने कहा कि 5 ले लो। तो 5 की बात करी तो इसमें 5 का भाग जाता है, और इसमें 5 का भाग जाता है, और 1 का भाग जाता है। तो कम से कम 2 संख्या ही हुई, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। फिर 6 की बात करी मैंने, तो मैंने देखा कि 6 के अंदर 1 का भाग जाता है, 6 के अंदर 2 का भाग जाता है, 6 के अंदर 3 का भाग जाता है, और 6 के अंदर 6 का भाग जाता है। तो यहाँ पर कितनी संख्या का भाग जा रहा है, 4 संख्या का भाग जा रहा है। लेकिन मुझे कितनी चाहिए, कम से कम 3। मुझे कितनी चाहिए, कम से कम 3, कम से कम 3। उससे अधिक होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 3 तो होनी चाहिए। अगर 3 से कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखा मैंने कि 4 के बाद में कौन सा है, 6 है। अब आगे बढ़ता हूँ 7। तो 7 में मैंने देखा कि इसमें भाग 1 का जा रहा है, और 7 का जा रहा है, ये भी फेल हो गया। फिर 8 की बात करता हूँ, इसमें भाग 1 का जा रहा है, इसमें भाग 2 का जा रहा है, इसमें भाग 4 का जा रहा है, इसमें भाग 8 का जा रहा है। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ना है तो और बढ़ जाते हैं। कि 9 की बात करता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, 1 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है ना, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, और किसका जाएगा, 9 का जाएगा। तो कम से कम कितनी संख्या का भाग जा रहा है, 3 का। तो ये भी क्या बन गई है, भाज्य संख्या। तो मुझे विश्वास है कि भाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है, आप इसका आराम से पता लगा सकते हैं। नंबर 2 है अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या होती है समझना, कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो केवल एक व खुद से स्वयं से विभाजित होती है। अब इसका मतलब क्या है समझना, कि अपन ने देखा था कि जो भाज्य संख्या है उसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए तो उसे अपन भाज्य संख्या कहते हैं, वरना नहीं कहेंगे। सीधी बात, नो बकवास। बात क्लियर है। क्या देखा अपन ने, भाज्य संख्या वह संख्या है क्या कि जिसमें कम से कम 3 संख्या का भाग गया तो वो भाज्य संख्या है, वरना नहीं है। क्लियर बात है। अब यहाँ पर देखिए कि अभाज्य संख्या की बात करेंगे। तो अभाज्य संख्या में क्या कह रहा है ये, कि जिसमें 1 का और खुद का भाग जाए। जो भी संख्या अगर कहती है मैं अभाज्य संख्या हूँ, तो उसका अपन जांच करेंगे कि भाई तू अभाज्य है या नहीं।
तो अभाज्य होने या नहीं होने के लिए क्या शर्त है कि उसमें पहले 1 का भाग देंगे, 1 का भाग दिया गया, ठीक बात है। फिर अपन खुद संख्या का भाग देंगे, उसका भाग गया, ठीक बात है। फिर देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें जा रहा है। अगर कोई ऐसी संख्या है उसका अगर उसमें भाग जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, कैंसल। अगर एक और खुद वाली संख्या के अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहा है तो अपन कहेंगे भाई तू अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है? देखिए यहाँ पे बात करते हैं, आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि एक की बात करता हूँ। अब एक में क्या है, सिर्फ 1 का भाग जा रहा है, सिर्फ 1 का भाग जा रहा है ना, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 का जाना चाहिए, कम से कम 2 का जाना चाहिए। एक तो 1 और एक खुद, तो 1 और खुद, क्योंकि देखिए 1 भी वही है और खुद भी वही है, इसलिए फेल हो गया ये। इसलिए तो 1 जो है वो न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा। उस पर और बात करेंगे अपन आगे। अब बात करता हूँ नंबर 2। तो 2 जो है यहाँ पर देखा मैंने कि इसमें 1 का भाग जा रहा है और खुद 2 का भाग जा रहा है। बात समझ में आई? देखिए 1 फेल क्यों हुआ? अब आप कहेंगे सर 1 में तो 1 का भाग जा रहा है और खुद का जा रहा है, लेकिन ये फेल इसलिए हुआ कि जो 1 है उसमें 1 का भाग तो जा रहा है, लेकिन जो 1 का भाग जा रहा है और खुद का जा रहा है दोनों एक ही तो है, अलग अलग तो हुए ही नहीं। तो शर्त ये है अपने दोनों अलग होना चाहिए। 1 का भाग जाए वो एक अलग होना चाहिए और खुद का जाए दोनों एक नंबर, एक डिजिट नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग डिजिट हैं यहाँ पर तो ही अपन उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए तो 1 फेल हो गया, और 1 जो है न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। बात क्लियर है? न तो अभाज्य है न भाज्य है ये, इसलिए तो इसे कहा जाता है 1 जो है न अभाज्य है न भाज्य है। इस पर अपन बात करेंगे, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना उसमें, तो अपन डिटेल से सीखेंगे, ताकि क्या है आपको बाद में भी ये नई बातें जो है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। अब देखा अपन ने 2 पर, 2 क्या है, इसमें 1 का भाग जा रहा है और 2 का जा रहा है, इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा है। तो सर्वप्रथम, या फिर कहूँ मैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम देखा जाए क्या कि जो शुरुआत हुई, अगर मैं यहाँ पे देखूं सबसे पहले कि जो शुरुआत हुई किसकी, अभाज्य संख्या की, वो कहाँ से हुई है, 2 से हुई है ना। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और ऐड करता हूं मैं कि मैंने कहा आपको कि अभाज्य संख्या में जो सम संख्या है वो सिर्फ एक ही है। अगर अभाज्य संख्या में कहता हूं मैं सम संख्या कौन सी है, तो एक ही है। 2 एक सम संख्या है, सिर्फ एक ही है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर अपन 3 पे आए। 3 पे आके देखा मैंने कि इसमें 1 का ही भाग जा रहा है और 3 का ही जा रहा है, इन दोनों के अलावा किसी का नहीं जा रहा है, तो ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब उसमें खुद और 1 का ही भाग जाए। फिर मैंने 4 की बात करी। 4 के अंदर मैंने देखा कि इसमें 1 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है। तो देखिए 1 और खुद के अलावा किसका भाग गया, 2 का, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना। फिर मैंने देखा 5, और 5 में देखा मैंने 1 का भाग जा रहा है और 5 का जा रहा है, 1 और 5 के अलावा किसी का नहीं जा रहा है, ये क्या हो गया है, अभाज्य संख्या। तो पहचान पा रहे होंगे आप कि अभाज्य संख्या कैसे मैं बता रहा हूँ और कैसे फेल हो रही है। फिर मैंने एक बात करी 6 पर, तो मैंने देखा इसमें 1 का भाग जा रहा है और 6 का भाग जा रहा है, और इसके अलावा भी क्या भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। तो अपना तो नियम ये कह रहा है कि एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। इसमें तो जा रहा है भाग, तो ये नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि प्रथम जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 2 है, फिर कौन सी है, 3 है, फिर कौन सी है, 5 है, फिर कौन सी है, 7 है। इस प्रकार से चलता रहेगा। बात क्लियर है? अपन ने इसको थोड़ा डिफाइन भी किया है, उसको भी समझ लेते हैं कि 2 के अंदर जो भाग है वो 1 का और 2 का ही जा रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या।
प्रथम अभाज्य संख्या है ना, प्रथम अभाज्य संख्या हो गई है, या फिर इसे मैं कह सकता हूं कि प्रथम सम अभाज्य संख्या, दोनों इसके नाम है। और ध्यान रखिएगा क्या कि जो पहला जो है प्रथम अभाज्य संख्या दो, इसके अलावा ये सम संख्या है, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे अभाज्य संख्या आएगी वो सभी विषम है, सभी विषम है। एक के अलावा जितनी भी संख्या है सभी विषम है, सिर्फ यही जो संख्या है दो जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। देखिए फिर बात करता हूँ 3 की। अब 3 में मैंने देखा क्या कि इसमें 1 का भाग जा रहा है और 3 का जा रहा है। यहाँ पे 4 जो है वो फेल क्यों हुआ वो भी लिख दो, ताकि नोट्स आपके अच्छे बन जाएंगे कि भाई इसमें 1 और 4 के अलावा भाग किसका गया 2। अब 2 के कारण जो है ये फेल हो गया, 2 के कारण ये क्या हो गया है, फेल हो गया। और फेल होने से क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। फेल होने से क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अपने जो नियम है उसको पालन नहीं कर रहा है। ये पालन करता तो क्या रखते अपन इसको, अभाज्य में रखते। सीधी बात है ना कि देखिए हर किसी का एक ग्रुप होता है, और ग्रुप होता है तो अपन क्या कहते हैं, भाई देखिए मेरे ग्रुप के ये नियम है, अगर मेरे ग्रुप के ये नियम है, ये रूल है, तो इस रूल को अगर फॉलो करेगा तो मेरे ग्रुप में रह सकता है, वरना तो नहीं रह सकता है। तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं रही। क्यों, कि उस ग्रुप का ये पालन नहीं कर रहा ना, ये ग्रुप का पालन नहीं कर रहा है। तो अपन अपना जो ग्रुप है उसकी जो शर्त है वो ये है कि भाई तू उसमें 1 का भाग जाए और 4 का भाग जाए। ये तो कह रहा है मेरे में 2 का भी जाएगा, ये तो मेरे को कह रहा है कि मेरे में तो 2 का भी जाएगा। मैंने कहा भाई तेरे में 2 का जाएगा तो नहीं है अभाज्य संख्या, सीधी बात है, हमारे ग्रुप से निकाल देंगे तेरे को। ठीक है, तो ये बात है। तो मुझे विश्वास है कि अभाज्य संख्या रूट संख्या क्या है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लगाया मैंने, और नोट के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए कि अपन ने बात कर चुके हैं इसकी, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि संख्या 1 जिसका केवल एक ही विभाजक है, मतलब उसमें 1 का ही भाग जा रहा है, मतलब उसके अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 2 का भाग जाना चाहिए, मतलब 2 विभाजक होने चाहिए। जैसे अपन ने देखा कि इसके 2 विभाजक हैं, 1 है और 2 है, इसका 1 और 3 है, इसमें देखा अपन 3 विभाजक हैं, तो अपने को कम से कम 2 चाहिए, उससे अधिक एक भी अपने को नहीं चाहिए, है ना। इसलिए तो ये फेल हो गया, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने कि संख्या 1 जिसका केवल एक ही विभाजक है, इसलिए इसे भाज्य और अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं माना जाता है, अर्थात एक न भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है। तो ये अभाज्य संख्या रूट संख्या का कॉन्सेप्ट है। अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। देखिए सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, उससे पहले एक बात समझना कि सह अभाज्य संख्या अपन ने अभाज्य संख्या पढ़ी हुई है, लेकिन सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है। जैसे कि आपका कोई क्लासमेट है, उसको हिंदी में क्या कहोगे, सहपाठी, मतलब साथ साथ पढ़े हैं, है ना। तो सह मतलब होता है साथ साथ। तो देखिए सह अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का साथ में होना जरूरी है। अगर 2 संख्या साथ में है तो ही वह सह अभाज्य संख्या है या नहीं अपन पता कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन है इसकी कि 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए इसको समझना है आपको। देखिए क्या कहा कि कोई 2 संख्या ली मैंने, 3 और 8 है, मैंने 2 संख्या ले ली 3 और 8 हैं, तो ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अपन देखेंगे कि 3 और 8 में देखिए 3 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 3 है, और 8 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। अपन ने देखा है कि इसके गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सह अभाज्य संख्या है। मैंने और एग्जांपल दिया आपको कि 2 और 8 दिया। अब 2 और 8 सह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो मैंने कहा कि 2 का जो गुणनखंड है वो 2 है, और 8 का गुणनखंड है वो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो इसमें देख रहा हूँ मैं जो इसमें जो कॉमन है वो गुणनखंड है, इसमें 2 जो है वो कॉमन गुणनखंड है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि 3 है और यहाँ पे कितना लिख दिया, 8 लिख दिया। तो इसमें देख रहे हैं आप 3 8 पहले अपन बात कर चुके हैं, वही है कि यहाँ पर इसका जो
है वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसी प्रकार मैंने लिखा कि 5 और 8 लिखा, तो यहाँ पर भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसलिए सहभाज्य संख्या है। मैंने लिखा कि 9 और 3 है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कि इसके जो गुणनखंड है वो क्या है, 3 × 3 है, और इसका कितना है, 3 है, तो इसमें कॉमन मिल रहा है। अगर कोई दो संख्या लिखी हुई है, उसमें अगर दोनों संख्याओं में गुणनखंड का कोई कॉमन नहीं है तो वो सहभाज्य संख्या है, और गुणनखंड में कॉमन है तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है। इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, 3,8 हो जाएगा, फिर मैंने लिखा कि 3,5 हो जाएगा, फिर मैंने लिखा कि 2,7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि जो दो संख्या साथ में है उसमें विषम संख्या और सम संख्या या फिर अभाज्य संख्या होने से कोई मतलब नहीं है। इसमें मतलब सिर्फ इतना है कि जो दो संख्या आप ले रहे हैं उसमें जो उसके गुणनखंड करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, उन टुकड़ों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, उन टुकड़ों में कोई दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम है तो उसे अपन सहभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, अगर सेम नहीं है तो वह सहअभाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से इसके ये एग्जाम्पल हैं, और ये को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या की परिभाषा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। अगली संख्या है अपनी कि सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर्स क्या होते हैं, कि वह प्राकृत संख्या जिनमें दो का भाग देने पर पूरा चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब कि वह प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग पूरा जाता है उसे अपन सम संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल लेते हैं अपन, कि अपन ने देखा है कि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। बात क्लियर है। इसमें मैंने देखा कि 1 में मैंने 2 का भाग दिया, पूरा नहीं किया, फिर मैंने 2 में 2 का भाग दिया, पूरा किया, फिर मैंने 3 में 2 का भाग दिया, पूरा नहीं किया, फिर 4 में मैंने 2 का भाग दिया, पूरा किया 2 बार, फिर मैंने 5 में 2 का भाग दिया, पूरा नहीं किया, फिर 6 में 2 का भाग दिया, पूरा किया कितनी बार, 3 बार, फिर 7 में मैंने 2 का भाग दिया, पूरा नहीं किया, 8 में मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार किया, 4 बार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहली जो सम संख्या है वो कितनी है, 2 है, फिर कौन सी है, 4 है, फिर कौन सी है, 6 है, फिर कौन सी है, 8 है। वो मैं कौन सी बता रहा हूँ यहाँ पर, कि जिसमें 2 का भाग पूरा गया है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख देंगे कि सम संख्या कौन सी है, जिसमें 2 का भाग पूरा जा रहा है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से अनंत तक चलती रहेगी। क्या बात क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। अगली संख्या देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सी संख्या है यहाँ पर, कि विषम संख्या। ओड नंबर्स क्या होते हैं, कि वह प्राकृत संख्या जिनमें 2 का भाग देने पर भाग पूरा न जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए, जिसमें 2 का भाग पूरा जाए वो क्या है, सम संख्या। और उसके अलावा जितनी भी संख्या है, देखिए सम संख्या के अलावा जितनी भी संख्या है प्राकृत संख्या के अंदर, वो कौन सी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। उसका जस्ट अपोजिट है ये। तो अर्थात अपन समझ सकते हैं कि वह प्राकृत संख्या जिनमें 2 का भाग देने पर शेषफल 1 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं अपन कि अगर मैं 1 जो है उसमें अगर 2 का भाग जो है वो पूरा नहीं जाता है तो ये क्या हो गई है, विषम संख्या हो गई है। फिर मैं बात करता हूँ 3 है, 3 में 2 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 1 बार गया। अब देखिए 3 में 2 का भाग दिया, 1 बार गया, यहाँ पे कितना आ गया है, 2 आ गया है, और घटाया कितना रहा, 1। 1 क्या है, शेषफल है, 1 क्या है, शेषफल है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो पहली जो यहाँ पे विषम संख्या है वो कौन सी है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी, फिर 9 आ जाएगी, इस प्रकार से आती रहेगी। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जैसे प्राकृत संख्या के अंतर्गत मैंने 2 का भाग दिया और देखा तो मैं पाया, मुझे मिला कि पहली जो विषम संख्या है वो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, इस प्रकार चलती रहेगी। क्या बात क्लियर है। देखिए, ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और मुझे विश्वास है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसको सीखकर, और आगे भी आएगा ये उम्मीद करता हूँ। तो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि वो भी जुड़कर मैथ सीख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होती हैं, वह संख्या जो धन प्लस साइन के
प्लस चिन्ह के साथ में प्रदर्शित की जाए तो वह संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, मैंने कुछ संख्या लिखी यहाँ पे कि 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, और मैंने नीचे लिख रहा हूँ कि -2 है, -3 है, -5 है, -7 है। अब देखिए, जो संख्या मैंने ऊपर लिखी हैं वो आपको पता है कि पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 हैं। अब इसको मैंने क्या कहा, नेगेटिव संख्या है। क्यों? क्योंकि उसके आगे -2 है, माइनस लगने से नेगेटिव बन गई। और यहाँ पे अगर मैं इसके आगे +2 लिखूं, +3 लिखूं, +5 लिखूं, +7 लिखूं, तो भी ये क्या कहलाएगी, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव संख्या कहलाएगी। अगर मैं प्लस नहीं लगाऊं तो भी क्या कहलाएगी, धनात्मक संख्या कहलाएगी। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि लगभग अपन जो भी संख्या लिखते हैं उसके आगे अगर किसी प्रकार का साइन नहीं है तो वो अपन धनात्मक ही मानते हैं। तो धनात्मक के लिए आगे धन मतलब प्लस होना जरूरी नहीं है, अगर माइनस नहीं है तो वो प्लस है ना। तो ये अपने को यहाँ पे समझना था। तो अपन ने देखा कि जो भी संख्या है जिसके आगे मैं प्लस धन साइन लगा दूंगा तो वो धनात्मक संख्या बन जाएगी। एग्जाम्पल, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, इस प्रकार से बहुत सारी संख्या है ना। देखिए, अब यहाँ पे मैंने नोट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि वह संख्या जिनके आगे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा होता है वह धनात्मक संख्या होती है। अगर प्लस लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वो धनात्मक संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्लस नहीं लिखा है, माइनस लिखा है तो वो धनात्मक संख्या नहीं है। अगर माइनस नहीं लिखा है, सिंपल कुछ संख्या लिखी है तो वो धनात्मक ही मानी जाती है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स क्या होती हैं। देखिएगा कि वह संख्या जो ऋण माइनस साइन के साथ प्रदर्शित की जाए तो ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि -1 है, माइनस लगा दिया, -1 बन गया तो ऋणात्मक संख्या है। -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, इस प्रकार से हजारों संख्या है, लाखों संख्या है, इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना। तो मतलब ब्रह्मांड में वे संख्या जिसके आगे माइनस लगा होगा उसे अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। बात क्लियर है। देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है उसको समझना, कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q मतलब हर वाला जो है Q 0 नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बात क्लियर है। देखिएगा, अब मैंने क्या कहा कि वह संख्या जिसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं और Q जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो क्या होगा, आप कह रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर माना कि सर 0 हो गया, माना कि ऊपर मैंने 5 लिखा, नीचे 0 हो गया। अब देखिए, 5 में 0 का भाग देता हूँ तो क्या आता है, इनफाइनाइट। क्या आता है, अपरिभाषित। अपन इसको परिभाषित ही नहीं कर रहे हैं, अपन इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट बनने के कारण ही ये परिभाषा फेल हो जाएगी, जिस कारण से कहा गया है अगर मैं इसको 5/7 लिखता हूँ तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे मैं P/Q के रूप में लिख पा रहा हूँ और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि 7 क्या है तो 7 भी क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है। 7 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 7 के अपन में 1 कर दूंगा तो भी 7 ही है। ये 7 के अपन में 1 कर दिया मैंने तो भी ये क्या है, 7 ही है। इसलिए 7/1 7 लिखूं या फिर 7/1 लिखूं, दोनों एक ही बात है। और 7/1 जो है वो P/Q का रूप है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। कुछ बातें लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, फिर उसको समझाऊंगा। मैंने लिखा है क्या है, 3/8 है। फिर मैंने लिखा है क्या है, 8 है। फिर मैंने लिखा है रूट के अंदर कितना है, 25 है। फिर मैंने लिखा है कि रूट के अंदर कितना है, कि 16/25 है। तो ये जो संख्या लिखी मैंने वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था P/Q के रूप में लिखना है, अब ये तो P/Q का रूप नहीं है, ये तो P/Q का रूप नहीं है, ये भी P/Q का रूप नहीं है। तो मैं बनाऊंगा, इसको बना सकते हैं अपन। कैसे, अब देखिएगा, यहाँ पे समझो कि 8 है। देखो, पहली जो संख्या है वो 3/8 है, जो P/Q का रूप है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। 8 है, 8/1 लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा,
8/1 लिखा तो 8 ही आ रहा है इसका आंसर। और ये जो रूप है वो क्या बन गया है, p/q रूप बन गया है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और मैं बात करता हूँ क्या है, √25 है। अब इसका मान कितना आता है, 5 आता है। इसका मान कितना आता है, 5 आता है। और 5/1 लिखो तो p/q का रूप बन गया है, और ये क्या बन गई है, परिमेय संख्या बन गई है। फिर क्या है, 16/25 है। अब रूट में है, अब देखिए 16 का मान कितना आएगा, 4 आएगा, और 25 का कितना आएगा, 5 आएगा, तो 4/5 बन गया है। ये क्या है, p/q का रूप है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो मुझे विश्वास है परिमेय संख्या क्या होती है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए इसमें जितनी भी रूट वाली संख्या है, जितनी भी रूट वाली संख्या है जिसका मैं पूरा मान नहीं निकाल सकता हूँ वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ उसको समझना, कि रूट वाली जितनी भी संख्या जिसका मैं पूरा मान नहीं निकाल सकता वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे समझना कि √2 है, रूट का 3 है, रूट का 7 है। अब यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि √9 है, क्या आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ कि √9 है वो कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप ऐसा नहीं समझे कि रूट के अंदर 9 है, रूट वाली संख्या है, सर ने कहा था कि रूट में जो भी संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा आपको। मैंने कहा है कि रूट में ऐसी संख्या लिखो जिसका मान पूरा नहीं आए। रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखो जिसका मान पूरा कभी नहीं आए, वो अपरिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर है। जैसे मैंने अगर रूट के अंदर 9 लिखा, रूट के अंदर 9 लिखा, इसको सॉल्व कैसे करता हूँ मैं, कि 3 × 3 हो जाएगा, है ना। 3 × 3 मतलब क्या होता है, 3 की घात 2 हो गई है, उसका क्या है, रूट है। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है किसी की, देखिए इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब क्या होता है कि जिसका रूट लगा है उसकी घात कितनी होती है, आधी। अब देखिए जिसका रूट लगा है उसकी घात कितनी होती है, आधी। ये किसका मतलब है, इस रूट का मतलब है ना, जो अपन अगर आगे कभी जरूरत पड़ेगी इसकी तो बात करेंगे इस पे। लेकिन यहाँ पे समझो कि रूट किसका है, 3 की पावर 2 का है, तो 3 की पावर 2 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसकी घात कितनी हो जाएगी, आधी। तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया है, 3 की घात 1 आ गया है, मतलब 3 आ गया है। तो फाइनली आप समझ रहे होंगे, अगर मैं कभी लिखता हूँ कि रूट के अंदर 9, अगर मैं कभी लिखता हूँ कि रूट के अंदर 9 है, तो आप क्या समझेंगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। और 3 मतलब 2 सेम है अंदर, तो 1 बाहर आ जाएगा, है ना। एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको, एक तरीका है कि रूट के अंदर अगर 2 हैं उसको मैं बाहर ले सकता हूँ। अब कैसे हुआ है मैंने यहाँ पे प्रूव करके समझा दिया आपको, है ना। तो फाइनली जो है √9 का जो मान है वो कितना आ गया है, 3 आ गया है। और मैंने कहा कि जब रूट में कोई होगा उसका मान पूरा आएगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। बात क्लियर है, वो परिमेय संख्या होगी, है ना। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, कि जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या है, और उसके अलावा जितनी भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, जस्ट अपोजिट, है ना। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि √7 है, फिर रूट यहाँ पे 11 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये सभी जो संख्या है वो क्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मुझे विश्वास है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार से होता है। पहला है शांत दशमलव प्रसार या फिर शांत दशमलव संख्या, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरा है अशांत दशमलव संख्या या फिर कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसका दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 1 शांत दशमलव संख्या या फिर कह सकते हो शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है देखिए, तो शांत दशमलव संख्या या फिर कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार जो है वो क्या होता है, वह परिमेय संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार कुछ संख्या स्टेप्स के बाद में रुक जाता है, इस प्रकार की परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद में पॉइंट के बाद में कुछ संख्याओं की बाद में भाग की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, पूरा भाग उसमें चला जाता है। दशमलव के बाद की बात कर रहा हूं मैं, है ना। दशमलव लगाने के बाद में कुछ स्टेप के बाद में भाग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, भाग पूरा चला जाता है,
उसे अपन शांत दशमलव संख्या कह सकते हैं, मतलब वो शांत हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, बात समझ में आई। डेफिनेशन एक बार और समझ लो आप कि वह परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कुछ संख्या स्टेप्स के बाद में रुक जाता है, इस प्रकार की परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है। मेरे शब्दों में बोलूँ तो अगर अपन किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और उसमें दशमलव लगाने के बाद में अपन जीरो उतारते हैं, उस कंडीशन में जब अपन दशमलव लगाने के बाद जीरो उतारेंगे और जो वो भाग की प्रक्रिया चलेगी और एक समय ऐसा आएगा कि भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो उसे कहते हैं शांत दशमलव संख्या। बात क्लियर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि 7/8 मैंने लिखा है 1/2, फिर मैंने लिखा है 1/5। अब मैंने ये लिखा है, ये क्या है, शांत दशमलव संख्या के उदाहरण है। अब ये कैसे क्या काम कर रहे हैं वो मैं समझाता हूँ आपको, शांत कैसे हुए वो समझा रहा हूँ। देखिए पहले मैंने लिया कि 7/8 है ना, तो 7/8 को आप समझना यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि 7 में भाग देना है किसका, 8 का। 7 में भाग देना है किसका, 8 का। अब 8 का भाग नहीं जा रहा है तो जीरो लग के पॉइंट लगेगा, है ना। तो पॉइंट लगाने से यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया है। कितना हो गए हैं, 70 हो गए हैं। अब देखिए 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितना आ गया है, 64 आ गया है। अब मैंने घटाया तो क्या आ गया है, 6 आ गया है। बात क्लियर है। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस किया मैंने, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना आ गया है, 8 5 40, और यहाँ पे शेषफल क्या हो गया है, जीरो। बाकी प्रक्रिया जो है वो क्या होगी, पूरी हो गई। तो पूरी होने के कारण ये क्या कहलाया कि शांत दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर कितना हो गया है, 0.875। और ये जो है वो किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार, या फिर कह सकते हो संख्या। क्या बात क्लियर है। अब जो इसका प्रसार हुआ है वो शांत हो गया, रुक गया। रुकने के कारण ये शांत दशमलव प्रसार कहलाया, है ना। अब देखिए इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल था कि 1/2। अब 1/2 की बात करता हूँ तो 1 में मुझे 2 का भाग देना है, भाग नहीं जा रहा है तो जीरो को लगाकर पॉइंट लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया है, जीरो आ गया है। देखिए जीरो तो अपन ऐसे लिखते हैं, पॉइंट लगाने का जीरो आ गया। अब देखिए मैं भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार गया। कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो यहीं पे अपना शेषफल जीरो आ गया और भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई दशमलव के बाद में। तो ये जो है वो इसका आंसर कितना हो गया है, 0.5 हो गया है। और ये जो प्रकार है वो कौन सा कहलाया कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। क्या बात क्लियर है। एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे मैंने कहा कि 9 बटे कितना है, 2 है। 9 बटे कितना है, 2 है। अब समझना यहाँ पे कि 9 में भाग देना है किसका, 2 का। कितनी बार गया, 4 बार गया, है ना। 4 बार गया तो यहाँ पे 8 आ गया, तो 1 रहा। पॉइंट लगाया, जीरो आ गया। कितनी बार गया, 5 बार गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद में संख्या है, दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद में भाग की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन रुक गई तो शांत है। रुक गई तो शांत है, समझ रहे मेरी बात को। रुक गई तो क्या है, शांत है। अगर नहीं रुकी तो अशांत है। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन परिमेय संख्या के अंदर, एक तो शांत है, एक अशांत है। लेकिन ये जो है वो किस प्रकार है, शांत है, क्योंकि वो रुक गई प्रक्रिया। क्लियर है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1/5। अब इसमें देखो 1 में भाग देना 5 का, पॉइंट लगाया, जीरो करके पॉइंट लगा दिया, जीरो आ गया। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना आ गया है, 10। शेषफल कितना हो गया, 0। बाकी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो 1/5 बराबर कितना हो गया है, 0.2। लेकिन ये जो है वो किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार। अब इसका दूसरा भाग अपन देखेंगे, उसमें पता लग जाएगा कि ये शांत है तो वो अशांत कैसे हुआ। ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का था। पहला है शांत, अब अपन पढ़ेंगे अशांत। अशांत दशमलव संख्या या फिर कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा नाम है इसका अनवसानी आवृत्ति दशमलव संख्या है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, देखिए वह परिमेय संख्या जिसके दशमलव प्रसार में हमें एक
पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है जो कि सतत चलता रहता है। इस प्रकार की परिमेय संख्या अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। दोबारा समझिए आप, मैं पढ़ रहा हूं, आप समझना कि वह परिमेय संख्या जिसके दशमलव प्रसार में हमें एक पुनरावर्ती खंड मतलब सेम संख्या, दशमलव के बाद में सेम संख्या प्राप्त होती है जो कि सतत चलती रहती है, जो कि अनंत तक जाएगी, जो कि अनंत तक सेम ही संख्या आएगी। इस प्रकार की परिमेय संख्या अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। मतलब वो सतत चलती रहेगी, खत्म होगी ही नहीं। जैसे 1/3, 1/3 की बात करता हूं, ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है इसका उदाहरण है एक। अब ये कैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, क्या आएगा? ये 0.333 ऐसा चलता रहेगा। बात क्या समझ में आ रही है? कहाँ तक? अनंत तक। तो ये जो प्रसार है वो कौन सा है? अशांत दशमलव संख्या है। अनवसानी आवृत्ति होगी, दशमलव के बाद में सेम संख्या की आवृत्ति होगी। बात क्लियर है? अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कैसे हुआ। देखो, 1 में भाग देना है, यहाँ पे है 1/3 है, 1 में भाग देना है, 3 का भाग नहीं है, 0 के बाद पॉइंट लगाया। बात समझ में आ रही है? 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 0 के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया। कितनी बार गया है? 3 बार गया। 9 आ गया, फिर घटाया 1 रहा, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर कितनी बार गया? 3 बार। 9 आ गया, फिर घटाया कितना गया? 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार दिया, कितनी बार जाएगा? 3 बार, फिर कितना गया? 9। इसी प्रकार यहाँ पर चलता रहेगा, खत्म होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इधर भी चलता रहेगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो यही बात समझा रहा था मैं। वो जो था शांत क्या था कि दशमलव के बाद में कुछ संख्या आके रुक जाता था। ये रुक नहीं रहा है, इसका एक कारण है। और देखिए, रुक तो नहीं रहा है, भाग की प्रक्रिया में रुक नहीं रहा है। और दूसरी बात क्या है इसमें कि जो भी यहाँ पर दशमलव के बाद में संख्या आएगी वो सेम आएगी, रिपीटेड आएगी। मतलब 3 आ रही है, 3 आती रहेगी, 5 आ रही है तो 5 आती रहेगी, 7 आ रही है तो 7 आती रहेगी। जो भी संख्या आएगी तो पहली होगी उसी प्रकार से वही रिपीट होगी, है ना? तो ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है इसकी ये कहानी है। और मुझे विश्वास है कि अशांत दशमलव संख्या जो है उसका प्रसार कैसे होता है और क्या है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेना हो तो और लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि 10/3 लिख दिया मैंने। क्या लिखा? 10/3। अब इसमें देखिए कैसे क्या करेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि 10 में मुझे भाग देना है, किसका? 3 का देना है। आप समझ रहे हो? तो 3 बार जाएगा भाग, 9 आ गया है, फिर घटाया मैंने 1 रहा, पॉइंट लगाया 0, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 आ गया है, फिर घटाया कितना आ गया है? 1, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। चलता रहेगा। नहीं समझ रहे हो? तो दशमलव के बाद में जो संख्या बार बार आ रही है और रिपीट हो रही है और जो खत्म नहीं हो रही है, सतत चलती रह रही है, उसे तो अपन अशांत दशमलव संख्या कहते हैं या फिर अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं अपन, देखिए परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार है उसको पढ़ लिया है अपन। उसमें 2 थे, शांत और अशांत। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो सिर्फ एक प्रकार का है। कौन सा है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। इसका मतलब ये है कि ये भी तो अशांत कहलाएगा, क्योंकि जो मतलब भाग की प्रक्रिया है वो रुकेगी नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो दशमलव के बाद में है सेम संख्या नहीं आएगी। दशमलव के बाद में वहां क्या था? सेम संख्या आ रही थी, है ना? तो यहाँ पे सेम संख्या नहीं आएगी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संख्या आती रहेगी, मतलब नंबर्स आते रहेंगे, अंक आते रहेंगे। लेकिन होगा क्या कि रुकेगा नहीं। इतना ही फर्क है दोनों में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार दशमलव के बाद का अंक अनंत तथा अनावर्ती होती है, अनंत तक जाएगा वो। और अनावर्ती मतलब वो रिपीटेड नहीं होगा, सेम संख्या नहीं आएगी, उसे अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। देखिए इसके एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एक तो √2 हो जाएगा। √2 में देखेंगे क्या आ जाएगा? 1.14, 1.14, 1.356, इस तरीके से चलता रहेगा। क्या बात क्लियर है? फिर बात करते हैं अपन √3 है, वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये जो लिख रहा हूं वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.73, है ना? इस तरीके से इसका मान आएगा। और बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्या क्या है? पाई है। पाई का मान क्या हो जाएगा? 3.14159, ऐसे चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो ये जो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो इसी प्रकार से होगा। फर्क क्या है इसमें? इसमें क्या है? पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में रिपीट हो रही है संख्या,
लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपीट नहीं होगी, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, और ये खत्म नहीं हो रही है और ये भी खत्म नहीं होगी। देखिए खत्म तो ये भी नहीं होगी और खत्म ये भी नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या है, रिपीट हो रही है, सेम संख्या है ना, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही है, इतना ही फर्क है। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ये क्या होती है समझना, आपकी 10th क्लास में है ये, अभी तक तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, अब इसका जिक्र है तो अपन जान लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे तब काम आएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर, देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि a को धनात्मक पूर्णांक है, देखिए धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, समझ रहे हो, धनात्मक पूर्णांक मतलब कि 0 से इधर वाली राइट वाली, मतलब 1 2 3 4 से अनंत तक जारी है, वो संख्या की बात कर रहा है ना। मैंने कहा था ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आगे काम आएगा। कि क्या कहा इसने, यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर, देखिए a को विभाजित कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं किससे, b से, बात क्लियर है, धनात्मक b से विभाजित करने पर भागफल q, अब भागफल कितना आया है, q आया है, और शेषफल कितना आया है, इसका r आया है, प्राप्त होता है, तथा देखिए शेषफल r प्राप्त होता है, तथा शेषफल r, जो शेषफल r है या तो शून्य होता है या भाजक b से छोटा होता है। देखिए जो r है वो शून्य भी हो सकता है, शून्य के बराबर हो सकता है, लेकिन जो r है वो b से क्या होगा, छोटा होगा, किससे, b से, जिसको अपन भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है, आप भी समझना, अपन भाग देते हैं, भाग कैसे देते हैं समझना इस बात को। देखिए भाग देते हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं वो तो क्या है, भाज्य। अब जिस संख्या का भाग देते हैं वो भाजक, भाग कितनी बार गया वो भागफल बताएगा, और भाग जितनी बार गया उसका यहाँ पर लिखेंगे, और जिसके बाद में घटाने के बाद में जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं शेषफल। बात क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना, इसके अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखिए b का भाग दे रहे अपन a में कितनी बार गया है, q बार गया है। अब देखिए b का भाग दे रहे हैं a में कितनी बार गया, q बार। अब q का गुणा इससे करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, bq, और वो उसको घटाया तो क्या आ गया है, r क्या है, शेषफल है। तो ये ही क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो देखिए ये समझाऊंगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए मुझे बताइए कि मैंने 25 में भाग दिया 3 का, 25 में भाग दिया 3 का, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 दिया 24, कितना आ गया है, 1। अब देखो यहाँ पर 3 जो है वो क्या है, भाजक है, 25 जो है वो क्या है, भाज्य है, 8 जो है वो क्या है, भागफल है, और 1 जो है वो क्या है, शेषफल है। मैंने कहा आपको कि मुझे 25 वापस लाना है, मुझे 25 वापस लाना है, मतलब भाज्य वापस कैसे आएगा, भाज्य वापस कैसे आएगा, 25 कैसे आएगा। अब आप कहोगे हमने क्या किया कि 3 क्या है, भाजक, 3 का गुणा 8 से करूंगा, 3 का गुणा 8 से करूंगा, उसमें जो शेषफल है उसको जोड़ दूंगा। बात समझ में आ रही है, 3 का गुणा 8 से करूंगा, क्योंकि मैंने 3 का पहाड़ा 8 बार बोला, 24 आया, उसमें से 25 में से घटाया तभी तो एक शेषफल आया ना। तो मुझे लाना है वापस 25, तो क्या करूंगा मैं, 3 का गुणा 8 से करूंगा, फिर उसमें एक जोड़ दूंगा, शेषफल है वो, तो मेरा क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो फाइनली यहां से फॉर्मूला बना कि भाज्य इक्वल टू क्या होगा, कि भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या है, शेषफल। बात क्लियर है। भाज्य a था, भाजक b था। देखिए मतलब भाज्य क्या था कि किस में भाग दे रहे थे, a में, तो a लिख दिया मैंने, है ना, और भाजक क्या है, b है, तो b लिख दिया, भागफल क्या है मेरा, q है, तो q लिख दिया, और शेषफल क्या है, r है, तो r लिख दिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये आपको बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन ये आया कैसे वो मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही बात लिखी है यहाँ पे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है वो 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। और ये क्या फंडा था मैंने समझाने की कोशिश की है, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।